जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा को लेकर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होगी देश और दुनिया की बड़ी, अहम और छोटी और बड़ी खबरों पर नजर। साथ ही नजर होगी कि किस तरीके से देश और दुनिया में इस समय हालात जो हैं किस तरीके के हैं। साथ ही आज जानेंगे कि आज है संविधान दिवस और ऐसे मौके पर 75 वर्ष पहले हमने अपने संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया था। और ऐसे में आज कई कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है आज संविधान सदन यानी कि सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं, आपको बताएंगे उन कार्यक्रमों के बारे में। इसके अलावा बात होगी संभल की। 2 दिन हो चुके हैं संभल की हिंसा को। आज संभल की सुबह किस तरीके की हुई है, संवाददाता से लेंगे तमाम अपडेट। इसके साथ साथ बात होगी दम घोटू अभी भी है दिल्ली की हवा। ऐसे में ग्रैब 4 में कुछ ढील जरूर दी गई है, हाइब्रिड मोड पर चल सकते हैं इस समय स्कूल। इसके साथ साथ खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज संसद में भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त सत्र को करेंगी संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में होंगे शामिल। भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट करेंगे जारी। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 की पाबंदियों में ढील। स्कूल कॉलेज में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगी पढ़ाई। डोनाल्ड ट्रंप को 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के मामले में मिली राहत। संघीय अदालत में दर्ज मामले को जज ने किया खारिज। और खेल की खबरों में शतरंज विश्व चैंपियनशिप में डी कुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच दूसरे राउंड का मुकाबला आज। डिंग लिरेन को 1-0 की बढ़त। और नया सवेरा की इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की सबसे पहले शुरुआत करते हैं संविधान दिवस के साथ। भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। यह कार्यक्रम संविधान सदन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने साल भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत की घोषणा कर दी है। आज से शुरू हो रहे समारोह को हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान की टैगलाइन दी गई है। हमारे देश के संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ये मौका न सिर्फ हमारे लोकतंत्र के परिपक्व होने की निशानी है, बल्कि दुनिया के समक्ष भारत की अखंडता और भविष्य की आकांक्षाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। इसी दृढ़ निश्चय की अभिव्यक्ति के लिए केंद्र सरकार ने हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान के नारे के साथ साल भर चलने वाले समारोहों की श्रृंखला की घोषणा की है। 26 नवंबर 2024 को संसद के सेंट्रल हॉल में देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर की उपस्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के संविधान के निर्माण और ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की जाएगी। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्लिम्स और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स
ग्लोरियस जर्नी नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। इसके साथ ही भारत के संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का भी विमोचन किया जाएगा। यही नहीं, संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति के नेतृत्व में संसद के केंद्रीय हॉल में संविधान की प्रस्तावना का औपचारिक पाठ भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे संविधान की यात्रा का 75वें साल में प्रवेश अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने जहां पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला किया, वहीं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का कार्य किया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर यह संविधान इस रूप में नहीं मिलता तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश नहीं बनता। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत का संविधान हम सबका स्वाभिमान है। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर से जुड़े हुए स्थानों का विकास, ये भी नरेंद्र मोदी जी के इसी कालखंड में हुआ जिसको हम पंच तीर्थ कहते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो उस समय जो लोग फाउंडिंग फादर्स हैं, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब लोग का योगदान है। भारत का संविधान लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की मूर्त भावना को मूर्त रूप देने वाला एक जीवंत दस्तावेज है। पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों के तहत एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है। इसमें संविधान सभा की बैठकों और पैनल रिपोर्ट का ब्यौरा होगा। दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक भवन परिसर के सभागार में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। पीएम भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 जारी करेंगे। इस अवसर पर वह वहां पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। भारत के संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं। देश के संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका थी। संविधान दिवस के मौके पर आइए देखते हैं संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की महती भूमिका और समर्पण के कारण उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता और विद्वता के कारण ही उन्हें भारतीय संविधान निर्माण के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के साथ ही वो कई अन्य महत्वपूर्ण समितियों के भी सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन की अथक मेहनत के बाद संविधान तैयार हुआ। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया। 4 नवंबर को ही संविधान को पहली बार पढ़ा गया और 26 नवंबर 1949 को सर्वसम्मति से संविधान को अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 से ये पूर्ण रूप से लागू हो गया। संविधान को औपचारिक रूप से अपनाए जाने से एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने मशहूर ग्रामर ऑफ एनार्की भाषण दिया था। इस भाषण में अंबेडकर ने संविधान की खासियत और उसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कानूनविद, अर्थशास्त्री के साथ साथ एक कद्दावर राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने संविधान के निर्माण के दौरान आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को भारतीय लोकतंत्र में लागू करने की कोशिश की। संविधान निर्माण के अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने पेयजल जैसे सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने, अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए भी आंदोलन किया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के अतुलनीय योगदान की वजह से उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो आज संविधान दिवस है और संविधान को अपनाने के आज 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऋषि कुमार। आइए उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। ऋषि, 25 नवंबर 1949 का वो दिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि संविधान की सफलता उसके नागरिकों के हाथ में है और इसी सफलता का कारण है कि आज विश्व में भारत अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊंचे मानक, ऊंचे आदर्श पेश कर रहा है। इसी का कारण कि हमारे 18 आम चुनाव हुए, कई हमारे विधानसभा चुनाव हुए और इसकी सफलता इसी में ही दिखती है। बिल्कुल, ये आज का दिन जो हमारे लिए गौरवशाली पल है, जिसमें कि हम देश में 75 वर्ष इस बात के मना रहे हैं कि हमने संविधान को अंगीकार किया था, अधिनियमित किया था और आत्मकृत किया था। हमारी प्रस्तावना कहती है कि हम अपने नागरिकों के लिए जो स्वतंत्रता है, जो उनके लिए न्याय है और जो उनके लिए समता की बात है, उसको सुनिश्चित करता है। जिस तरीके से हमारा संविधान कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए भारत के नागरिकों के लिए जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। तो वहीं न्याय की जब हम बात करते हैं तो 3 तरीके का न्याय हमारी प्रस्तावना के ज़रिए हमारा संविधान हमको देता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। इन सभी के लिए अगर बाबा साहेब ने संघर्ष किया और एक ऐसा संविधान बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई, जिसके वजह से आज भारत पूरी दुनिया में इस बात को रेखांकित करता है कि हम एक ऐसे मुल्क हैं जो आज़ादी के बाद पूरी सफलता के साथ बिना किसी संकट के एक स्वतंत्र और पंथ निरपेक्ष और कह सकते हैं कि एक प्रभुत्व संपन्न जो राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, उसका जीता जागता जो वजह है और जो उसकी कार्य संकल्पना है, वो हमारा संविधान हमें देता है। हमारा संविधान कहता है कि किस तरीके से भारत के जो लोग हैं वो सर्वोच्च हैं, वही तय करेंगे कि भारत कैसे आगे बढ़ेगा। ये जो लोगों में उन्होंने अभिव्यक्ति और आज़ादी की जो संकल्पना पिरोने का प्रयास संविधान के ज़रिए देने का कोशिश की, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लिखित बड़ा संविधान है और इसमें वो हर चीज़ समाहित की गई है जो पूरी दुनिया में सभी जगहों पर उपलब्ध है। यानी कि हमने एक ऐसा संविधान बनाया और इसी वजह से हम इस बात को लेकर सफल भी हुए हैं कि हमारे पास सैकड़ों जो हमारी संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं और जो विविधताएं हैं, उन सबको समाहित करने की जो क्षमता है, इसी संविधान ने हमें दी है। यही कहता है कि चाहे वो पूर्वोत्तर का इलाका हो, चाहे वो दक्षिण का इलाका हो, चाहे वो कश्मीर का इलाका हो, चाहे वो गुजरात का इलाका हो, सभी के लिए भारत की जो रास्ते हैं, जो उनकी समता की जो बात है, व्यक्ति की गरिमा, उसकी जो समता की बात है, अवसर की समानता की बात है, वो ये संविधान हमें देता है। तो निश्चित तौर से आज का जो गौरवशाली पल है और इसको आज हम देखेंगे केंद्रीय कक्ष में भी, जिस तरीके से पार्लियामेंट के जो पुराना जो संविधान भवन और है, कहीं ना कहीं जिस केंद्रीय कक्ष की आप बात कर रहे हैं, कई ऐतिहासिक पलों का साक्षी रहा है ये केंद्रीय कक्ष। संविधान सभा में करीब 3 साल 1946 से लेकर 1949 तक संविधान सभा में कई बैठकें हुई और ऐसे में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन पर सबकी नजर रहेंगी और इसी कक्ष में कभी संविधान सभा में सभाएं होती थी और आज देश इसी तरीके से प्रगति करता हुआ आगे दिख रहा है। बिल्कुल, यह केंद्रीय कक्ष गवाह है हमारी जो लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने और उसको जिसे कह सकते हैं कि गढ़ने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस तरीके से हमने अपना जो संविधान, वैसे तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो वक्त है वो संविधान के लिए कहा जाता है, लेकिन इससे पहले भी हमने जो प्रक्रियाएं शुरू की थी वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक थी और हमने जिस तरीके से अपने संविधान सभाओं में हर समूह को समाहित करके उनके विचार सुने और उन पर तार्किक रूप से बहस करने के बाद हम आगे बढ़े हैं। उस समय के चाहे वो राजे रजवाड़े हों, चाहे वो उस दौर के अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग हों, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, चाहे वो वामपंथी हो, हर व्यक्ति को, हर विचारधारा को इस संविधान निर्माण में अवसर मिला और उसको हमने परिलक्षित भी किया है। ऐसा कोई विचार नहीं है जो हमारे संविधान के द्वारा उसको आत्मबल ना मिलता हो। तो यही वजह है कि हर व्यक्ति देश का ये महसूस करता है कि ये देश उसका है, उसके विचार हैं
और उन विचारों को संबल प्रदान करता है। ये जो केंद्रीय कक्ष है निश्चित तौर से आज एक बार फिर से गवाह बनेगा जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक बार फिर से संबोधित करेंगी। हमारे जो संविधान के निर्माण की जो हमने जो अंगीकार किया है, संविधान को अधिनियमित और आत्मकृत किया है, उसके 75 वर्ष मनाने का जो सुनहरा अवसर है, निश्चित तौर से 75 ईयर्स का जो दौर है, 75 वर्ष का जो दौर होता है, किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत छोटा कहा जा सकता है, लेकिन जब उसको आगे बढ़ने की संकल्पना को देखें तो इस दौर को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमने वो नींव अब डाल दी है जिसकी की असीम संभावनाएं हैं। और इसी वजह से हमारे देश की सरकार आज कहती है कि हम एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ना चाहते हैं, और जब आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा तब हम एक विकसित राष्ट्र होंगे। और इस विकसित राष्ट्र की संकल्पना इसी संविधान के जरिए हमें मिलती है। और ये संविधान निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि देश के नागरिकों को ये अवसर देगा कि हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ें और स्थापित हों। और जो भारत की जो गौरवशाली परंपरा रही है, बुद्ध के काल में हो चाहे वो किसी भी दौर की रही हो, जिसमें कि हमने अपना परचम पूरी दुनिया में ज्ञान के माध्यम से फहराया, जिसमें हमने ये सुनिश्चित किया था उस दौर में कि यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा हमारे पास था, हमारे पास वो तमाम तकनीकियाँ थीं, लेकिन निश्चित तौर से ऐतिहासिक कारणों से जो भी परिस्थितियाँ बनी, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं और ये लक्ष्य हमारे अब बेहद करीब है। ऋषि, कहीं ना कहीं इस बार की टैगलाइन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 75 साल की इस सफल और लोकतांत्रिक यात्रा में कई ऐतिहासिक पल भारत ने देखे और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकारें आगे संविधान को आगे बढ़ा रही हैं और इसी से प्रगति करते हुए देश को अब विजन दे रही हैं विकसित भारत एट 2047 का। बिल्कुल, देखिए, विकसित भारत की संकल्पना तभी संभव है जब हम एक स्वतंत्र और जिसे कहते हैं संप्रभु राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ें। कोई भी संप्रभु राष्ट्र ही एक विकसित राष्ट्र की संकल्पना को पूरा कर सकता है। और इस मायने में जो हमारी क्षमताएं हैं, जिस तरीके से विस्तार ले रही हैं, चाहे वो रक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, इन सभी क्षेत्रों में भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया में अपनी जो पहचान है, उसकी धमक है, उसको स्थापित कर रहा है, वही विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने की जो संकल्पना है उसको पूरा करने में मदद करती है। और निश्चित तौर से आपने जो कहा कि हमारा जो संविधान है वही हमारा स्वाभिमान है, ये जो टैगलाइन है, और हम 1 वर्ष तक इस बात को दोहराएंगे कि इस स्वाभिमान के साथ जो हमें अधिकार मिले हैं, इसी स्वाभिमान के ज़रिए, हमारे संविधान के ज़रिए, वो हम दोहराएंगे। और इसमें जो सरकार की तरफ से तमाम कार्यक्रम हैं देश भर में, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, और अलग अलग राज्यों की सरकारें हों, वो अलग अलग दौर में अलग अलग इलाकों में जो आयोजन करेंगी, वो निश्चित तौर से भारत के लोगों को एक गौरवशाली परंपरा से तो पहचान कराएगा ही, बल्कि उन्हें ये भी बताएगा कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, क्योंकि हमारा संविधान कर्तव्यों की भी बात बिल्कुल मौलिक अधिकारों की बात करता है, कर्तव्यों की बात करता है। और ऐसे में आज का दिन बेहद ही प्रासंगिक हो जाता है और जागरूकता फैलाने के लिए भी एक बड़ा दिन है। संविधान दिवस है आज और ऐसे में हम संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे कर रहे हैं। ऐसे में तमाम जानकारियों के साथ ऋषि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे संभल में जो 2 दिन पहले भड़की हिंसा के बाद जो आज तीसरा दिन है, संभल की सुबह कैसे हुई है, क्या संभल पाया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात उत्तर प्रदेश के संभल की। उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार की सुबह जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा अब पूरी तरह नियंत्रण में है। हालांकि इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल अभी भी तैनात हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आज सपा का एक प्रतिनिधिमंडल संभल आ सकता है। सपा प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव की अध्यक्षता में संभल जाएगा। इसमें सांसद जावेद अली, हरिंदर मलिक, रुचि वीरा, जियाउर रहमान बर्क और नीरज मौर्य और बरेली के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप शामिल रहेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति नियंत्रण में आ गई है। इसे देखते हुए संभल के असमौली, पवासा और नगर क्षेत्र में कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल आज खोल दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ हालात पर नजर बनाए हुए है। तो संभल में हालात संभल गए हैं, स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस बल अभी भी तैनात है। ऐसे में नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूल आज खोल दिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि संभल हिंसा को लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार कई खुलासे कर रहे हैं। इस मामले में अब तक पुलिस ने 25 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। मौके पर हालात की जानकारी लेने के डीडी न्यूज की टीम रात के समय संभल के शाही जामा मस्जिद पर पहुंची। डीडी न्यूज ने मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों के माहौल को देखा। देखिए संभल की शाही जामा मस्जिद से डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस समय हम संभल की शाही जामा मस्जिद के पास हैं और ये जामा मस्जिद है जिसको लेकर जो बवाल है या कह सकते हैं कि जो विवाद है वो चल रहा है। न्यायालय के आदेश के बाद सर्वे की टीम यहाँ आई थी। पहली टीम 19 तारीख को यहाँ पर सर्वे की पहुंची थी और वो सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। लेकिन जब दूसरी बार 24 तारीख को सर्वे की टीम सुबह सुबह यहाँ पर पहुंची, उसके बाद कई तरह की अफवाहों ने कह सकते हैं कि घर कर लिया था और उसके बाद यहाँ का जो माहौल है वो बिगड़ गया था और जिसमें जो 4 लोग हैं जिनकी मृत्यु भी हो गई है उस बवाल में। अभी तक की अगर हम बात करें, अभी इलाके में स्थिति तनावपूर्ण जरूर है लेकिन नियंत्रण में है और जो पुलिस है वो आप देख सकते हैं कि जगह जगह मस्जिद और उसके आसपास जो पुलिस है वो भी तैनात है। और इस समय हम ये एक्सक्लूसिव जो जामा मस्जिद का जो फ्रंट गेट है यहाँ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात का समय है और पूरे इलाके में आप ये देखें कि अगर यहाँ तक देखें तो ये पूरे इलाके में आपको जो सन्नाटा है वो दिखाई देगा। प्रशासन का ये कहना है कि अभी तक 25 लोग हैं उनको अरेस्ट कर लिया है। कुछ लोगों से जो पूछताछ है वो भी चल रही है। इसके साथ साथ ही जो घटना में जो 4 लोग मरे उसको लेकर मजिस्ट्रेट जांच का जो आदेश है वो भी कर दिया गया है। 7 दिन के अंदर जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। पुलिस का ये कहना है कि जो गोली उनके शरीर में पाई गई, जिनकी 4 लोगों की जो हत्या हुई थी, वो गोलियां पुलिस इस्तेमाल नहीं करती हैं और अब ये जांच होगी इसकी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने कई तरह की जो बातें हैं, जो आरोप हैं वो पुलिस के ऊपर लगाए थे और ये कहा था कि पुलिस की तरफ से ही जो गोलीबारी हुई है। लेकिन बाद में डीएम और यहाँ का जो प्रशासन है उन्होंने खंडन किया इस बात का और तमाम जो तथ्य हैं वो सामने रखे कि किस तरीके से जो सर्वे की टीम यहाँ पर पहुंची थी उसकी जानकारी दी गई थी। बाहर के लोगों को और ख़ास तौर से जो पॉलिटिकल या एनजीओ से जुड़े जो लोग हैं उन पर प्रतिबंध लगा रखा है कि वो अभी यहाँ पर नहीं आ सकते। मामले की जाँच भी चल रही है और इसके साथ साथ जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो स्थिति को नियंत्रण में करने में लगे हुए हैं ताकि जो 24 तारीख को जो घटना हुई उस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। कैमरामैन अनिल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, संभल।
तो उत्तर प्रदेश के संभल में इस समय किस तरीके के हालात है, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद है नीरज कुमार सिंह, सीधा अपडेट ले लेते हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 दिन हो चुके हैं हिंसा भड़के हुए, आज तीसरा दिन है, संभल की सुबह कैसे हुई है और साथ ही साथ संभल में हिंसा क्या भड़की, यहाँ सियासत भी गर्मा गई, कितनी FIR दर्ज की जा चुकी है अब तक, और जिस तरीके से हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे उसमें आप कह रहे थे कि बाहरी लोगों पर प्रतिबंध है, ऐसे में आज सपा का प्रतिनिधिमंडल किस तरीके से आ सकता है वहां पर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिला प्रशासन की माने तो किसी भी तरह के जो प्रतिनिधि मंडल है उसकी अनुमति नहीं दी है और जिला प्रशासन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 1 दिसंबर तक कोई भी बाहरी व्यक्ति संभल के अंदर नहीं आ सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हों, जो NGO से जुड़े लोग हों, क्योंकि प्रशासन का ये मानना है कि अभी जांच चल रही है और इस स्थिति में भारी मात्रा में पुलिस जो बल है वो संभल और मस्जिद और उसके आसपास तैनात है। अगर कोई प्रतिनिधि मंडल आता है और उससे यहाँ की हवा कह सकते हैं कि खराब होती है तो निश्चित तौर पर जांच पे तो असर पड़ेगा ही और यहाँ के जो हालात हैं उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक है वो सामान्य रूप से चल रहा है और धीरे धीरे जो स्थिति है संभल की वो संभलती हुई प्रतीत हो रही है। हालांकि कुछ एक इलाके हैं जो जामा मस्जिद उसके आसपास के इलाके हैं, वहां पर जो तनाव है वो बना हुआ है, लेकिन भारी मात्रा में जो पुलिस बल है वो वहां पर मौजूद है और जो यहाँ पर DM और इसके अलावा SSP है उनका ये कहना है कि पुलिस बल के साथ साथ जो तमाम दूसरे समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत भी चल रही है और उनको समझाया भी जा रहा है कि इस तरह की घटनाओं से किसी को भी कोई लाभ नहीं होगा, सियासत नहीं होनी चाहिए, न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेश का ही जिला प्रशासन पालन कर रहा है। अब हम देखें कि जो स्थिति है थोड़ी सी संभलती हुई भावना जरूर प्रतीत हो रही है। दूसरी आप देखें कि मजिस्ट्रेट जो जांच है वो भी शुरू हो गई है, 7 दिन के अंदर उसको अपनी रिपोर्ट देनी है और तमाम लोगों से ये अपील की गई है कि अगर उनके पास किसी भी तरह के साक्ष्य है, कोई वीडियो है, फोटोग्राफ है या किसी भी तरह का उनके पास कोई साक्ष्य है तो वो मजिस्ट्रेट जांच के सामने अपनी जो बात है वो रख सकते हैं, क्योंकि ये जो मजिस्ट्रेट जांच है जिन 4 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है उसको लेकर ये जांच की जा रही है। तो आज 11 बजे के बाद से ये जांच है वो भी शुरू हो जाएगी और तमाम जो साक्ष्य है उनको भी एकत्र करने का काम शुरू हो जाएगा। स्कूल खुल गए हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बाधित हो रही थी एक तरीके से जब हिंसा हुई थी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि धीरे धीरे बाकी इलाकों में भी जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी और सामान्य जो जनजीवन है संभल के लोग अब धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो संभल की स्थिति इस समय संभलती हुई नजर आ रही है। नीरज, ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि सियासत भी गर्म है, तो कितनी FIR अभी तक इस हिंसा से जुड़ी दर्ज की जा चुकी है? 25 लोगों की गिरफ्तारी आप कह रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है? और कहीं ना कहीं सियासत के गलियारों से ये भी खबर आ रही है कि CBI जांच भी होनी चाहिए इस हिंसा को लेकर जो हुआ है। देखिए बिल्कुल, जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर पूरी घटना की निष्पक्ष तरीके से जांच होगी तो सच सामने आएगा। लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से प्रशासन वहां पर स्टेप उठा रहा है, तमाम समुदाय के लोगों से वहां पर बात की जा रही है, इसके साथ साथ ही आप देखें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, क्योंकि पहले ये आरोप लगे थे पुलिस प्रशासन के ऊपर कि उनकी तरफ से गोलियां चलाई गई हैं और जिसके बाद ये 4 लोग हैं जिनकी हत्या हुई है, लेकिन उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि पुलिस की जो गोली है वो उनके शरीर में नहीं पाई गई। तो निश्चित तौर पर एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र किसने किया, क्यों जो भीड़ है उसको उकसाया गया। आप देखें कि पुलिस प्रशासन के लोग जब सर्वे की टीम के साथ मस्जिद पर पहुंच रहे थे तो लगातार नारेबाजी हो रही थी और जब सर्वे की टीम वहां पहुंची तो किस तरीके से हिंसा भड़की, पत्थरबाजी की घटना हुई और जिसमें आप देखें कि करीब 30 से 40 के करीब पुलिसकर्मी हैं वो भी इसमें घायल हुए हैं और कई सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। जहां तक FIR का प्रश्न है तो आप देखें कि कल 7 FIR हुई थी, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि आने वाले समय में और भी जो FIR हैं, जैसे जैसे साक्ष्य मिलेंगे वो FIR दर्ज करेंगे। 2500 के करीब जो लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है। ड्रोन से पूरे इलाके की जो नजर है वो रखी जा रही है। कई सारे डिजिटल साक्ष्य भी पुलिस के पास पहुंचे हैं और उनके आधार पर भी जो पुलिस है वो नई FIR दर्ज कराएगी और उन लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा जिन्होंने पत्थर उठाए, जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किए, जिन्होंने कानून व्यवस्था में एक तरीके से बाधा डालने की कोशिश की, सरकारी कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की। प्रशासन का ये कहना है कि जिन लोगों ने भी ये काम किया उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको चिन्हित किया जा रहा है, तमाम तरह के साक्ष्य हैं वो एकत्र किए जा रहे हैं। जी, बहुत संक्षेप में आपसे नीरज पूछना चाहूंगी, क्या इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा चुकी है?
देखिए, इंटरनेट सेवा अभी बहाल नहीं है, लेकिन मोबाइल आपका चल रहा है, आप मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन इंटरनेट जो सेवा है वो बाधित है। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि जिस तरीके से स्कूल खुले हैं, जल्द ही इंटरनेट सेवा को भी बहाल कर लिया जाएगा, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, अफवाहें ज्यादा ना फैलें। इसलिए इंटरनेट सेवा को कुछ समय के लिए प्रतिबंध किया गया है, लेकिन आप फोन कर सकते हैं और मैसेज है उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। भाव जी नीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी कि पिछले कुछ दिनों से जो दिल्ली दमघोंट हुई थी, ऐसे में वायु गुणवत्ता थोड़ा जरूर बेहतर हुआ है और साथ ही साथ ग्रैब 4 की पाबंदियों में भी ढील दी गई है। क्या ढील दी गई है ये आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स विद एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात कर लेते हैं दमघोंटू दिल्ली की। जी हां, प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने नया आदेश जारी किया है। दिल्ली NCR के स्कूलों को लेकर ग्रैब के कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि इस समय दिल्ली NCR में ग्रैब 4 लागू है और इसमें ये कहा गया है कि NCR में सभी स्कूल प्रदूषण के दिनों में हाइब्रिड मोड पर चलाए जाएंगे, यानी कि प्रदूषण के दिनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर स्कूल चलाए जाएंगे। अभिभावक के पास ये चॉइस होगी कि अपने बच्चों को वो स्कूल भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी चुन सकते हैं। CAQM का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह आदेश दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए भी अनिवार्य है। शेष जिलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को विचार करने के लिए कहा गया है। कल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में रेगुलर क्लासेस को फिर से चालू करने पर विचार करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि ऑफलाइन क्लास नहीं होने की वजह से कई छात्र मिड डे मील से वंचित हो रहे हैं। साथ ही कुछ छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी साधनों की कमी होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और दिल्ली NCR में पहले से वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार जरूर देखने को मिला है। हालांकि सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को गाड़ी चलाने में परेशानी जरूर हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कई इलाकों में सुबह से AQI 400 के ऊपर ही दर्ज किया गया है। मुंडका की बात कर लेते हैं तो यहाँ AQI 443 दर्ज किया गया है। वहीं रोहिणी में AQI 432, आनंद विहार में AQI 431, सोनिया विहार में AQI 425 और साथ ही साथ बात करें अगर बवाना की तो यहाँ 424 और शादीपुर में 423 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ 422 AQI आज सुबह दर्ज किया गया है। वहीं नेहरू नगर और अशोक विहार में 420 AQI आज दर्ज किया गया है। प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत पर खासा असर पड़ने लगा है। लोगों ने बताया कि वायु प्रदूषण की वजह से सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं डॉक्टर वायु प्रदूषण से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा के हित और प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आज तक 12वीं तक की सभी स्कूल को बंद रखने का आदेश दिया है। छात्रों के लिए सभी फिजिकल क्लास बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही घर से ही ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को अपनाकर टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये विश्व सतत परिवहन दिवस हमें याद दिलाता है कि बेहतर भविष्य का मार्ग स्वच्छ और हरित परिवहन प्रणालियों पर निर्भर करे। इस दिशा में दिल्ली मेट्रो भी बेहतर कदम उठा रही है। दिल्ली मेट्रो को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट्स प्राप्त करने वाली विश्व में पहली मेट्रो रेल और रेल आधारित प्रणाली के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। आज इसमें रोजाना 65 लाख से ज्यादा लोग यात्रा कर रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली मेट्रो दिल्ली एनसीआर के लोगों के परिवहन का मुख्य जरिया। जी हां, आज करीब 65 लाख से ज्यादा लोग रोजाना दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर अपने गंतव्य स्थलों पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली मेट्रो दिल्ली की सड़कों से कई लाख वाहन हटाने में भी सहायक बनी है। दिल्ली मेट्रो का परिचालन नेटवर्क करीब 393 किलोमीटर है, जिस पर 288 स्टेशन है। ये नेटवर्क दिल्ली की सीमा से बाहर उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद और हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़ और बल्लभगढ़ तक पहुंच चुका है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नई दिल्ली के बीच एयरपोर्ट एक्सप्रेस लिंक के साथ दिल्ली अब विश्व के उन नगरों में शामिल हो गई है जहां शहर और एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी मौजूद है। एक्सेसिबल है, बहुत ही फीजिबल है, आप ऑनलाइन टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हो। दिल्ली मेट्रो एक ऐसी सुगम सवारी है कि जो एक कोने से दूसरे कोने पर बड़ी आसानी से पहुंचा देती है। जॉब वाले जितने भी लोग हैं आज उनके लिए एक वरदान साबित हुई है मेट्रो। पहले जो जाम में फंस जाते थे, टाइम से नहीं पहुंच पाते थे, उनकी सैलरी कट जाती थी। आज के दौर में उनका टाइमिंग जो बच जाती है, टाइम से पहुंच जाते हैं। दिल्ली मेट्रो पर्यावरण के प्रति भी काफी गंभीर दिखाई देती है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके मजलिस पार्क से दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस अनुभाग के सभी 12 नए मेट्रो स्टेशनों को भी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम के रूप में प्रमाणित किया गया। दिल्ली मेट्रो ने रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाली विश्व की सर्वप्रथम रेलवे परियोजना बनकर पर्यावरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डीएमआरसी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट्स प्राप्त करने वाली विश्व की पहली मेट्रो रेल और रेल आधारित प्रणाली के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है, क्योंकि इसने दिल्ली महानगर में प्रदूषण में 6.3 लाख टन प्रति वर्ष की कमी लाने में और इसी प्रकार वैश्विक तापमान में कमी लाने में सहायता की है। दिल्ली मेट्रो ने पिछले सप्ताह 18 नवंबर को 78.67 लाख यात्रियों के साथ अपनी सबसे अधिक यात्राएं दर्ज की। यह आंकड़ा इस साल 20 अगस्त के 77.49 लाख यात्रियों से भी ज्यादा है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि लोगों को दिल्ली मेट्रो की विश्वसनीयता, समय की पाबंदी और निर्बाध यात्रा पर अनंत विश्वास है। दिल्ली मेट्रो की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें रोजाना 65 लाख से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर की सड़कों से वाहनों का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इफी की इफी 2024 के मंच पर दुनिया भर से जुड़े सिने प्रेमियों और छात्रों को अवसर मिला सिनेमा उद्योग के शीर्ष विशेषज्ञों से रूबरू होने का। मास्टर क्लासेस के जरिए यहां शीर्ष कलाकारों ने अपने संघर्ष और अनुभव दर्शकों से साझा किया और तो वहीं उन्हें सिनेमा के विभिन्न आयामों से भी परिचित कराया गया। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जी हां, भविष्य अब है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव देश भर के युवा फिल्मकारों की प्रतिभा, रचनात्मकता और उनके फिल्म निर्माण का जुनून सामने लाकर भारतीय सिनेमा का उज्जवल भविष्य दर्शा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा के छात्रों को सिनेमाई शिल्प और कहानी कहने में उत्कृष्टता से परिचित कराने के महत्व को समझते हुए एनएफडीसी के माध्यम से इस प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव में लगभग 350 फिल्में प्रदर्शित की और संचार छात्रों को इन्हें देखने का अवसर दिया। सुपरस्टार नागार्जुन ने अपने पिता की विरासत और उनकी यादों को साझा किया। When I was very young, when we were all very young, all my siblings and myself, it really never dawned upon us because he was so ordinary, normal father at home, and he would come, treat us with compassion,
And I don't ever remember him shouting at me. सर्वाइविंग फिल्म इंडस्ट्री द हार्ड ट्रूथ्स नोबडी टेल्स यू, इस मास्टर क्लास में शिरकत की जैकी भगनानी और राकुल प्रीत सिंह ने। राकुल प्रीत ने इस मौके पर अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने और अपनी संघर्ष भरे सफर को साझा किया। The good part of it is that your success feels like your own. Yes. I think even though it's a long journey, I feel great about it because all the decisions, good, bad, ugly, are all your own. Character and actor, the power of nuance, mastering the unseen. इस मास्टर क्लास के लिए दर्शकों के बीच पहुंचे मनोज बाजपेयी। अपनी जमीन और जड़ों से जुड़े मनोज बाजपेयी ने दर्शकों के साथ अपने कनेक्ट को साझा किया। If I'm going to be keeping my car window black, how I'm going to be close to the people? How I'm going to understand what they are going through? How I'm going to observe them, get those characters, get their mind into my performance. आवारा ही सही, अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं कभी नहीं। सेंटिनरी स्पेशल इफ्फी 2024 में राज कपूर साहब के काम और उनके जीवन का जश्न मनाया जा रहा है। द ग्रेटेस्ट शोमैन के जीवन से जुड़ी अनछुए पहलुओं को साझा करने पहुंचे उनके पोते रणबीर कपूर। I think of Mr. Raj Kapoor is after he made Mera Naam Joker, which was a colossal disaster. He lost so much of money, his house was mortgaged, and I hear so many stories from my family what was happening at that time. He had the courage to make a film with newcomers. A 50-year-old man making a film for the youth. That means that he really kept with the times. मास्टर क्लासेस ने दर्शकों को समृद्ध अनुभव प्रदान किया। जया सिन्हा, टीडी न्यूज, पणजी, गोवा। बढ़ते अब आगे। देश भर में हर साल 26 नवंबर को दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि नेशनल मिल्क डे। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन देश में आज़ादी के बाद दुग्ध उत्पादन के क्षेत्रों में कई क्रांतिकारी पहल किया है। उन्होंने ही देश में अमूल की स्थापना की थी। उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। डेयरी के क्षेत्र का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% योगदान है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को यह क्षेत्र सीधा रोजगार देती है। भारत विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 25% का योगदान देता है। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दूध के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दूध और उसके उत्पादों के उत्पादन और खपत को बढ़ाना और डेयरी उद्योग को मजबूत करना है। डॉक्टर कुरियन का जन्म केरल के कालीकट में हुआ था, जिसे अब कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। वे काम के सिलसिले में गुजरात के आणंद पहुंचे, जहां डेयरी किसानों का संघर्ष देखते हुए उन्होंने अन्य लोगों को साथ मिलाकर सहकारी आंदोलन की शुरुआत की, जिसका बाद में नाम आज घर घर में जाना जाने वाला अमूल हो गया। उन्होंने भारत में श्वेत क्रांति लाने की दिशा में काम किया और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की गई। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। डॉक्टर कुरियन एनडीडीबी के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने देश भर के दूध शेडों में आणंद पैटर्न सहकारी समितियों पर काम किया, जहां से दूध सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित और खरीदा गया दूध शहरों तक पहुंचाया जा सके। भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में 25% का व्यापक योगदान देता है। दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डेयरी विकास राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसका उद्देश्य स्वदेशी गौजातीय नस्लों का विकास एवं संरक्षण करना है और डेयरी गतिविधियों में लगे किसान उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान करना जैसे सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों के साथ साथ डेयरी विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका भी बढ़ रही है। कैमरा पर्सन कृष्णा शाह के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, अहमदाबाद, गुजरात। और आइए अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का।
अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। क्या है आज विभिन्न अखबारों के में प्रकाशित अलग अलग क्षेत्रों की मुख्य सुर्खियां? सुप्रभात भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए तमाम फैसलों से जुड़ी हुई खबर के साथ, जो आज प्रमुख अखबारों ने प्रकाशित की है। साथ ही साथ केंद्र से एक राष्ट्र एक सदस्यता को भी मंजूरी मिली है। इस खबर को जनसत्ता अखबार ने प्रमुखता के साथ अपने देश पेज पर भी लिया है। और आपको बताएं कि मंत्रिमंडल ने यह जो निर्णय लिया है, इससे सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के शोध, लेखों और पत्रिका प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए ये योजना मदद करेगी। एक और खबर की बात करते हैं, जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार से जुड़ी हुई खबर। जी हां, आज पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। इसी से जुड़ी हुई खबर दैनिक जागरण अखबार ने आज अपने जागरण विशेष के साथ कॉलम में प्रकाशित की है और लिखा है कि मतांतरण रोककर 20,000 से ज्यादा का संरक्षित किया स्वतंत्रता का अधिकार। और ये हुआ है जनजाति कल्याण केंद्र मध्य प्रदेश के डिंडौरी में, जहां 29 वर्ष से मुहिम चल रही है और 5 लाख से अधिक लोगों का इलाज कराकर उन्हें स्वास्थ्य का अधिकार भी प्रदान किया गया है। तो ये एक रोचक स्टोरी आज प्रकाशित है। हरिभूमि अखबार ने पहले पेज पर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर को प्रकाशित किया और बताया कि सत्र पहले दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अपने समय के साथ संपन्न नहीं हो सकी। राष्ट्रीय सहारा अखबार ने देश विदेश पेज पर डॉक्टर एस जयशंकर से जुड़ी हुई खबर को प्रकाशित किया और लिखा है कि पश्चिम एशिया में तत्काल युद्ध विराम और द्विराष्ट्र समाधान का पक्षधर है भारत। और भी क्या कुछ खास बातें कही है डॉक्टर एस जयशंकर ने, उसे आज इस खबर के साथ लिखा गया है। एक और खबर की बात करते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के कॉलम के साथ ये खबर नवभारत टाइम्स ने प्रकाशित की और लिखा है कि वित्त मंत्रालय को इकोनॉमी के बेहतर बने रहने की उम्मीद है और यह भी कहा गया है कि चुनौतियां हैं पर कम होगी महंगाई। आपको बताएं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बातें सोमवार को जारी अक्टूबर के मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में कही है। और भी क्या कुछ खास बातें कही है, उसे इस खबर के साथ प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान अखबार के साथ ही अन्य अखबारों में ये खबर देखने को मिली है, जो है प्रदूषण के प्रकोप से जुड़ी हुई खबर। हवा में सुधार नहीं है, पाबंदियां लागू रहेंगी, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली एनसीआर में कक्षाएं दोबारा शुरू करने पर विचार करने को भी कहा है। इस तरह की खबर आज अखबार में देखने को मिली है। चलते चलते एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जो कि शिक्षा क्षेत्र से ही जुड़ी हुई खबर है। शिक्षा मंत्रालय का टीचर्स ऐप लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्री ने इसे लॉन्च किया है और ये 21वीं सदी के पठन पाठन को सरल बनाएगा। और क्या कुछ खासियत इसमें होगी, कौशल में को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा इस ऐप के माध्यम से, वो इस खबर के साथ बताया गया है। तो आज के अखबारों के अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो ये खास खबरें हेडलाइन के साथ हमें अखबारों में देखने को मिली है। तो बेहद ही कम समय में संध्या आपने अखबारों की मुख्य सुर्खियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों की, जिसमें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के चुनाव में हस्तक्षेप मामले में बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी जज ने निस्संज्ञेय मामले में ट्रंप के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया है। और आपको बता दें, दुनिया भर की कुछ खास खबरों में अमेरिका की मध्यस्थता में जल्द ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों लेबनान में सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जल्द ही संघर्ष विराम की घोषणा कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी देने के लिए इजराइल की कैबिनेट आज बैठक करेगी। वहीं अमेरिका के नेतृत्व वाली समिति 60 दिवसीय संघर्ष विराम के कार्यान्वयन की निगरानी का प्रस्ताव करेगी। इजराइल की सेना ने लेबनान में एक बार फिर हवाई हमले को दिया अंजाम। वहीं दूसरे ओर हिजबुल्लाह के हमलों में उत्तरी इजराइल और इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स में 45 नागरिक मारे गए। और आइए, ये थी दुनिया भर की कुछ खास खबरें, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि क्या हाल चल रहा है इस समय अंतर्राष्ट्रीय जगत का। जहां हमने बात करी अमेरिका की, वहीं यूक्रेन इजराइल संघर्ष की भी हमने बात की। इसके अलावा हमने बात करी बांग्लादेश में किस तरीके से इस समय इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद पूरे बांग्लादेश में इस समय संघर्ष है। साथ ही साथ हमने कई अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों की बात करी और नया सवेरा में हम लगातार आपको हर एक अपडेट से
रूबरू कराते रहते हैं। और आइए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी खबरों की। भारत में आने वाले समय में खाद्य महंगाई दर में कमी आ सकती है और साथ ही आर्थिक विकास दर में तेजी देखने को मिल सकती है। इसकी वजह अच्छे मॉनसून और न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र को फायदा होना है। ICRA की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2024 की तुलना में तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर 2024 में तेज गति से बढ़ने की उम्मीद है। इसकी वजह से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के सकारात्मक संकेत मिलना है। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खदानों द्वारा 24 नवंबर को एक दिन में अब तक के सर्वोच्च 0.617 मिलियन टन उत्पादन और प्रेषण को भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि बताया है। पिछले वर्ष इसी दिन 0.453 मिलियन टन की तुलना में इसमें 36% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और आइए अब देख लेते हैं हमारा खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक। सिंगापुर में खेली जा रही शतरंज विश्व चैंपियनशिप में भारत के डी कुकेश और चीन के डेंग लेरेन के बीच आज दूसरे राउंड का मुकाबला खेला जाएगा। IPL 2025 मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन 13 साल के बल्लेबाज ने इतिहास रच दिया है। बिहार के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी IPL ऑक्शन में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच नॉर्थ साउंड में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम जीत के करीब खड़ी है। चौथे दिन का खेल खत्म होने पर 334 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 109 रन पर 7 विकेट गंवा दिए हैं। यूएफए चैंपियंस लीग में आज देर रात बायर्न म्यूनिख का सामना पेरिस सेंट जर्मेन से होने वाला है। PSG की टीम लीग में 25वें स्थान पर है। वहीं मैनचेस्टर सिटी में आज देर रात मैदान पर उतरेगी टीम का सामना फेयरनार्ड की टीम के साथ होगा। 2 बार के विंबलडन चैंपियन कार्लोस अल्कराज अगले साल होने वाले क्वींस कप में लेंगे हिस्सा। साल 2023 में जीता था खिताब। और अब खबरें फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से। अंदाज रहेगा फटाफट। अक्षय कुमार की फिल्म कनप्पा का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म अगले साल होगी रिलीज। फिल्म लकी भास्कर 28 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। फिल्म तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में भी उपलब्ध होगी। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज होने वाली है। साउथ अभिनेता नागा चैतन्य की फिल्म धूता 1 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर होने वाली है स्ट्रीम। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 द रूल गाना किसिक रिलीज हो चुका है। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल। मिजाज मौसम में और विभिन्न राज्यों और शहरों का ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
ये तो था आपके शहर का मौसम का हाल। ऐसे में अब नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और जैसे ही दिसंबर की शुरुआत होती है, क्रिसमस की तैयारियों को लेकर भी उत्साह बढ़ जाता है। दुनिया भर में इस समय क्रिसमस को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। बात करें अगर बर्लिन का सिटी हॉल क्रिसमस मार्केट रंग बिरंगी रोशनी से इस समय सराबोर है। क्रिसमस को धूमधाम से मनाने के लिए इस जगह को बेहद ही खूबसूरती से सजाया जा रहा है। नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जा रहे हैं बर्लिन की इन शानदार नज़ारों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।